हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का डे 1 की इस तीसरी क्लास में। और आप जानते हो कि सीजीएल 2025 एग्ज़ाम के लिए 120 दिन ही बचे हुए हैं और अभी से मेहनत करोगे, अभी से शुरुआत करोगे तो ही आप इन 120 दिनों में एक बेहतरीन अपना रिजल्ट दे पाओगे, अपना आउटपुट दे पाओगे। आज से आप मेहनत करोगे तो 120 दिन की ये मेहनत आपको 160 प्लस स्कोर करा देगी प्री के एग्ज़ाम में। और मेंस के एग्ज़ाम में भी आप यहाँ से 70% तैयार हो जाओगे। 30% जो कंप्यूटर है, टाइपिंग है, या जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो भी कवर मैं आपको करा दूंगा, विश्वास रखना। चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखी है तो दोनों क्लास को देख लेना, बहुत ही छोटी छोटी वीडियो है। 3-4 घंटे की आपको डेली पढ़ाई पढ़नी है, मैंने आपको बताया था। तो इसी सीरीज में ये हमारी तीसरी क्लास है और कल से सिर्फ 2 ही क्लास आया करेगी। एक मैथ्स की क्लास आएगी और एक ये इंग्लिश और जीके की क्लास आएगी। ये क्लास ठीक ठाक इसका टाइमिंग रहने वाला है, लगभग 1 घंटे तक की ये क्लास चलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 1-2 घंटे की क्लास आप आराम से देख सकते हो। तो भाई सभी लोग जो है रेडी हो जाओ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे क्लास पर चलेंगे। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रहेगा एक तो इंग्लिश और एक रहेगा जी जीके। इंग्लिश में हम जो है 20 वोकैब याद करने वाले हैं, 20 वर्ड्स याद करने वाले हैं, बस और कुछ नहीं है। आज पहला दिन है। एक तो हमें रूटीन बना के रखनी है, ठीक, डेली हमें पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और जो ये वर्ड्स है ये वोकैब में काम आएंगे आपको। पहले वर्ड्स याद करेंगे, जब वर्ड्स याद हो जाएंगे तो उनके साइन और उनके एंटो अपने आप ही याद होने लगेंगे। मतलब निकल आता है फिर तो पेपर में क्वेश्चंस देख करके। अगर हमें अर्थ पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं फिर साइन और एंटो को। तो हम ये 20 वर्ड्स करेंगे। पहले तो हमारा ये काम रहेगा आज का, बाकी काम बाद में करेंगे, यानी कि जो बाकी वर्ड्स है धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा अगली क्लासेस में। और दूसरा हमारा जीके जीएस रहेगा। जीके जीएस में आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी में एक टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर शिफ्ट में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। आपको सिर्फ मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, कोई भी फालतू चीज़ मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़। जीके जीएस में, जीके जीएस इतना बड़ा सिलेबस है अपने आप में कि इसमें तो आप कितना भी कुछ पढ़ लो आपको ऐसा ही लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो जो बेसिक चीज़ है जीके जीएस की स्ट्रेटेजी मैंने डे 0 में बताई थी, इसके कंसेप्ट यानी जो कंसेप्चुअल जीके जीएस है और स्टैटिक जीके जीएस, बस इतना ही करना है आपको। जो करंट अफेयर होगी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, मोटी मोटी से उसको भी देख लेंगे एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी आपको सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस करने, मिनिमम 15 से ज़्यादा करोगे तो आपको बेनिफिट ही देगा। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप 12 से 15 क्वेश्चन करोगे सिर्फ, बाकी को छोड़ दोगे। और इस 12 से 15 क्वेश्चंस की तैयारी के लिए भी हमें कंसेप्चुअल जीके जीएस और स्टैटिक जीके जीएस तो पढ़नी ही पड़ेगी। ये 15 क्वेश्चंस भी ठीक करना बहुत आसान काम नहीं होगा, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए। तो इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं भाई कि इसकी जो पीडीएफ मिलेगी ना आपको, जो ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, इसकी पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन 20 क्वेश्चंस की भी पीडीएफ डाल दूंगा मैं उसमें। 20 क्वेश्चंस जो है आज ये याद कराए और इस जीके जीएस की भी। तो क्लास लेने के बाद एक बार पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना, क्लास लेने के बाद पढ़ ला लेकिन, क्योंकि क्लास में मैं आपको याद करने के ट्रिक वगैरह बताऊंगा, तरीके वगैरह बताऊंगा, याद करवा दूंगा क्लास में ही। और फिर एक बार आप उस पीडीएफ को पढ़ोगे तो पक्की याद हो जाएगी। तो आज की डे 1 में ही हमारी आखिरी क्लास रहेगी, तीसरी क्लास है ये हमारी, ये आज हमारी आखिरी क्लास रहेगी। क्लास 1 में क्या हुआ था? क्लास 1 में एलजेब्रा हुआ था, एलजेब्रा। और एलजेब्रा के सिर्फ टाइप 1 किए थे मैंने, टाइप 1 कराए थे आप लोगों को, आपने देख ली होगी पूरी क्लास। क्लास 2 में क्या हुआ था? क्लास 2 में जो आपको होमवर्क दिया था वो याद कराए थे मैंने तुम्हें, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। और ये हमारी क्लास 3 है जिसमें आपको मिलने वाला है एक तो इंग्लिश के 20 वर्ड, जिनमें हम 20 वर्ड्स याद करेंगे आज सिर्फ, और मिलेंगे जी जीके जीएस का एक टॉपिक याद करेंगे, पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स। बस आज का इतना काम है, आज का कोटा पूरा हो जाएगा। इन चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लेना। रही प्रैक्टिस की बात, आज तो मैं प्रैक्टिस नहीं दूंगा, लेकिन कल से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंटेंट बनाऊंगा। भाई कंटेंट बनाने में टाइम लगता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक। तो जब ये अलजेब्रा पूरा हो जाएगा ना, इसका अभी 2-3 टाइप बचे हुए हैं, जब ये पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर ही दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के उसमें भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक रहेगा।
एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सअप करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, कॉल करोगे तो मैं कॉल तभी उठा पाऊँगा जब मैं फ्री रहूँगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, तैयारी में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ सकते हो, और आप देखोगे कंटेंट कितना हाई लेवल मिल रहा है आप लोगों को। तो बातें बहुत हो गई, अब सीधे सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी इंग्लिश की। समझ में आ गई होगी बात। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये चैनल सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है भाई। कोई भी टाइम पास वाला स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ना करे, मुझे ज़रूरत नहीं है। सीरियस स्टूडेंट्स के लेकिन चैनल ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ वर्ड्स लिख देता हूँ, कोई बना करके लेके नहीं आया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कुछ वर्ड्स आपको याद करने इंग्लिश में, आज का काम है सिर्फ 20 वर्ड याद करना। देखो पहला वर्ड, देखो ध्यान से सुनते हुए जाना, मैं लिखता रहूँगा आपको समझाता भी रहूँगा, ध्यान से सुनते हुए जाना बस। पहला वर्ड है जी टॉलरेंस, TELE होता है ये टॉलरेंस, ठीक है। वैसे टेले का मतलब क्या होता है, टेलीग्राम सुना है, टेले का मतलब होता है दूर से, ये है टॉलरेंस। इसका क्या मतलब होता है टॉलरेंस का? टॉलरेंस का मतलब होता है जी एंडुरेंस। हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करूंगा मैं। एंडुरेंस इसका मतलब होता है कि आपके अंदर बहुत क्षमता है, एक ताकत है किसी भी चीज़ को सहन करने की, ठीक है, किसी भी काम को बिना मुश्किलों के करने की, ठीक। या हम कहेंगे विद स्टैंड्स हार्डशिप्स, विद स्टैंड हार्डशिप्स, हार्डशिप्स क्या होता है? मुश्किलों से, यानी कि मुश्किलों का सामना करने की आपके अंदर हिम्मत है, उसको हम क्या बोलेंगे? टॉलरेंस बोलेंगे जी। क्या इसी को हम दूसरा वर्ड एडवर्सिटी भी कह सकते हैं क्या? एडवर्सिटी। तो टॉलरेंस, एंडुरेंस ये सारे एक ही वर्ड है, ठीक। ये कुछ कुछ मैच आपका टॉलरेंस से होता है। टॉलरेंस भी कहीं ना कहीं इसका होमोफोन बन सकता है, क्योंकि टॉलरेंस माने भी वही सहन शक्ति होती है, सहन करना होता है, ठीक है, टॉलरेट करना बोलते हैं जिसको। तो एंडुरेंस, विद स्टैंड हार्डशिप्स, एडवर्सिटी, ये सभी क्या है? टॉलरेंस है, यानी कहने का मतलब है कि सहन शक्ति कह सकते हो आप इसे। पहला वर्ड याद हो गया क्या सभी को? दूसरा वर्ड, बिना बोर हुए सिर्फ 20 वर्ड्स को याद करना है, और पढ़ाई करते वक्त कोई मजाक या कोई चीज़ तो होती नहीं है भाई, देख लो। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप एंटरटेनमेंट के साथ में पढ़ो, ताकि पढ़ते हुए मज़ा भी आए आप लोगों को और चीज़ें याद भी हो जाए, लेकिन याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई, याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, मजाक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वीडियो पूरी देखोगे वो देखेगा बच्चा जिसको एग्ज़ाम देना है, जिसने टारगेट बना लिया, और जो कन्फ्यूजन में है, जिसको पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, वो वीडियो को ओपन तो करेगा बट देख नहीं पाएगा, ठीक। और ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे की मुश्किल से वीडियो होगी है। 1 घंटा भी अगर आप फोकस नहीं बना पा रहे हो 24 घंटों में से अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, तो ये सोचने वाली बात है कि आप करोगे क्या लाइफ में फिर। एंट्रेंच, अगला वर्ड है जी एंट्रेंच। ये टॉलरेंस था, ये है एंट्रेंच, ठीक है। एंट्रेंच क्या होता है जी? एंट्रेंच, एंट्रेंच जो है होता है, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में, जैसे बोलते हैं मोर्चा करना। क्या करना? मोर्चा करना, मोर्चा संभालना, उसको हम बोलते हैं एंट्रेंच, ठीक है। यानी कि कहीं किसी चीज पर बहुत दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहना, ठीक। या कह सकते हैं हम टू एस्टेब्लिश फर्मली, ठीक है, टू एस्टेब्लिश फर्मली या सिक्योरली, समझ आएगी बात। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंट्रेंच बोलेंगे जी। एंट्रेंच कैसे याद कर सकते हैं? जैसे एंट होता है, एंट, वैसे तो आंट होता है वो चींटी, लेकिन जो एंट होती है ये क्या करती है? अगर लाल चींटी और ब्लैक चींटी के बीच में अगर लड़ाई बच जाए तो वे मोर्चा संभाल लेती है ना चींटियाँ, ठीक। तो बस उससे याद रख लो एंट्रेंच, ठीक है, क्या हो जाएगा? मोर्चा संभालने वाली चीज़। अगला वर्ड देखो जी डिस्ट्रस्ट। ये क्या है? ये डिस्ट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट। नाम से ही पता चल रहा है जिसका ऊपर ट्रस्ट नहीं है उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रस्ट, यानी कि कन्फ्यूजन में है, डाउट में है, ठीक है, डाउट में है। जैसे कुछ बच्चे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उनको डाउट में है कि सब्सक्राइब करें या ना करें, है, डिस्ट्रस्ट है उन्हें अभी, क्योंकि नया नया चैनल है, नए नए टीचर को सुनने को मिल रहा है आप लोगों को, तो आप डिस्ट्रस्ट में हो अभी। हालांकि जो है ऑफलाइन पढ़ाया है मैंने, लेकिन ऑनलाइन में आप दूर दूर से देख रहे होगे, तो अभी आप डिस्ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक, संदेह कर रहे हो, कन्फ्यूजन में हो, डाउट्स रख रहे हो, टू हैव डाउट्स। क्या दूसरा वर्ड सस्पिशियस भी हो सकता है क्या? क्या हम सस्पिशियस भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं जी, ठीक है। सस्पिशियस है किसी चीज़ को लेकर के, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रस्ट। बताओ क्लियर हो गया? टॉलरेंस, एंट्रेंच, बार बार रिवीजन करने के लिए तो PDF दे दूंगा मैं, बस ध्यान से सुनते रहो। ये डिस्ट्रस्ट हो गया, नाम से ही पता चल रहा है। अगला देखो, जैसे अगला वर्ड मैं बोलता हूँ लिदार्जी। क्या बोलते हैं? लिदार्जी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकते हैं। लिदार्जी होता है ये। क्या होता है लिदार्जी?
नाम से ही पता चल रहा है, आर जी, लेदर आर जी, ठीक है, यानी कि एनर्जी की कुछ टाइप दे रहा ना, यानी हम इसमें कहेंगे लैक ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे? लैक ऑफ एनर्जी। जो आलस में नहीं पड़ा रहता, पढ़ता ही नहीं है, आलस में पड़ा रहता है, पढ़ने का मन करता है लेकिन मोबाइल में रील्स देखनी होती है पहले, फिर रील्स देख के सोचता है चल 10 मिनट और रील्स देख लो, 20 मिनट और रील्स देख लो, पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब में बीत गया, फिर उसे आलस आने लगता है, तो उसे हम बोलेंगे लिदार्जी। पढ़ने के टाइम पर रील्स देख रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या बोलेंगे? लिदार्जी बोलेंगे, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी बोलेंगे, लैक ऑफ एंथुजियम बोलेंगे। एंथुजियम होता है ना, क्या होगी स्पेलिंग एंथुजियम की? ENTHUSIASM, ये ध्यान रखना भाई, ये होती है एंथुजियाज्म की स्पेलिंग। स्पेलिंग भी आती है आपके पेपर में, ठीक है, स्पेलिंग के साथ पढ़ना है बहुत अच्छे से। अच्छा, अगला वर्ड दे देता हूं मैं, जैसे अगला वर्ड है इंटेंसिव। इंटेंसिव क्या है? इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब हो गया कि इंटेंस करना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर प्रयास कर देना, किसी चीज़ को बहुत आगे लेकर के जाना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? डिटेल्ड। इंटेंसिव मतलब डिटेल्ड। क्या बोलेंगे? डिटेल, बहुत लंबे तक, या फिर कहेंगे लोट ऑफ एफर्ट्स। क्या बोलेंगे? ए लोट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है जी। तो 5 वर्ड याद कर लिए हमने, 5 चौक 20, 4 सेट में याद कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, 20 वर्ड आपके याद हो जाएंगे। रोज पढ़ेंगे 120 गुना 20, अगर 20-20 भी करता हूँ, जबकि मैं ज़्यादा ज़्यादा कराऊंगा, तो भी आपके जो है 240 वर्ड्स याद हो जाएंगे। और ये 240 वर्ड्स, ये वो वाले वर्ड्स है जो PYQs है, यानी प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, तो इनसे आपके पेपर में मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन मैं 20 नहीं कराऊंगा, अभी तो आज पहला दिन है, इनकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। कुछ चीज़ें तो आप भी पढ़ोगे अपने आप से। तो क्या रहेगा? इंटेंसिव। अच्छा, इसकी मैं एक बार सोर्स बता देता हूँ आप लोगों को, ये मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ध्यान से सुनना भाई। अगर आप वर्ड्स याद कर रहे हो ना, तो ब्लैक बुक, ब्लैक बुक ले लो, और ब्लैक बुक वोकैब के लिए सबसे बेहतर रहेगी, ठीक है। उसको पहले, उसमें आप क्या करो, उसे पढ़ने का भी, अब फिर से ब्लैक बुक लिख रहा हूँ मैं, उसे पढ़ने का भी जो है एक तरीका है, जो उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, पहले चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड, उसमें कुछ 200 क्वेश्चन है, पहले आप वे कंप्लीट करो। वीडियो में तो मैं करा ही रहा हूँ तुम्हें, ये वीडियो तो सिर्फ ये है कि आपको एक पुश दे देगी, लेकिन मैं इतने वर्ड्स ना टाइप नहीं कर सकता भाई, मेरे पास कंटेंट बनाने वाली टीम नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को। मैथ्स मेरा मेन सब्जेक्ट है, मैथ्स पे विशेष फोकस रहेगा, ये मैं आपको सब्सिडरी क्लास दूंगा एक्स्ट्रा, जिससे कि आपको एक रिवीजन सा होता रहे। और मैं जो इस क्लास में चीज़ें करा रहा हूँ, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की करा रहा हूँ सिर्फ। तो आप पहले ये करना, उसके बाद आप टाइम बचेगा तो आप एक्स्ट्रा वोकैब याद कर सकते हो, वो आपको खुद से याद करनी पड़ेगी। एक बुक ले लेना, ब्लैक बुक, या नीतू मैम की जो बुक आती है वोकैब वाली, वो ले लेना, वो आपकी चॉइस है, मैंने ये रिकमेंड कर दी, इससे बेहतर कोई बुक नहीं है, इससे पढ़ोगे आप, आपका काम बन जाएगा। जो मैं क्लास दे रहा हूँ वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की दे रहा हूँ, ठीक है जी। आगे देख लो, अगला सेट देखो अब, सुपरफिशियल। ये जितने वर्ड्स मैं कर रहा हूँ ये याद कर लेना, ये पेपर में आते हैं, कहना मत बाद में, गारंटी दे दूंगा मैं आपको, इनको पेपर में मिलेंगे ये। सुपरफिशियल, नाम से ही पता चल रहा है, सुपरफिशियल मतलब जैसे ऊपरी ऊपरी नहीं बोल देते कि मोटे मोटे मन से काम कर रहा है, तो ऊपरी ऊपरी मन से, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जी सुपरफिशियल, ठीक है। या हम बोलेंगे लैकिंग डेप्थ, गहराई की कमी है उसमें, पूरी डिटेल में नहीं बता रहा, ऊपरी ऊपरी बता रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको इस इंग्लिश के ये जो वर्ड्स दूंगा ना, ये सुपरफिशियली दूंगा, पूरे पूरे वर्ड्स नहीं दे सकता मैं, 5-6 हज़ार वर्ड्स में नहीं दे सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन हाँ, मैं आपको पढ़ने की आदत डलवा सकता हूँ। अगर मैं डेली डेली आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा तो मैं आपको आदत पढ़वा सकता हूँ। मैं आपको डिटेल में जो दूंगा वो मैथ्स दूंगा, मैथ्स पूरे डिटेल में दूंगा मैं आपको। जीके में आपको उतना दे दूंगा कि आप 15 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, इतनी जीके दे दूंगा। ये 2 सब्जेक्ट में आपको ये समझो बहुत अच्छे से दे दूंगा। लेकिन जो इंग्लिश है और जो रीजनिंग है, ये मैं आपको सुपरफिशियली दूंगा, समझ रहे हो? सुपरफिशियली मतलब पढ़ने की आदत डलवा दूंगा मैं इन दोनों की, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह से क्लियर कर लेना, अभी मैं बताऊंगा कब से शुरू करने हैं मॉक टेस्ट, समझ आ रही है बात? बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ में, टेंशन मत लेना। लेकिन जितना बताऊं उतना भी नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सुपरफिशियल के बाद अगला वर्ड देख लो, एफ से ही बन रहा है, फेयर से, जैसे यहीं से निकल के बना हो, ऐसा लग रहा है जैसे यहीं से निकाल के वर्ड बना दिया हो। तो इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है बहुत ही कहेंगे हम बर्बरता टाइप चीज़, यानी बहुत खतरनाक, नुकसान कर दिया बहुत ज़्यादा, ठीक, अग्रेसिव हो गया बहुत ज़्यादा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फेयर से बोलेंगे जी, अग्रेसिव,
ठीक है, क्या बोलेंगे, अग्रेसिव, या बहुत कहेंगे इंटेंस वे में, इंटेंस डिस्ट्रक्शंस, इंटेंस डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा विनाश। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना। आगे वर्ड देख लो जल्दी से एक बार। अगला वर्ड है, एफ से लिया मैंने, फस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि बेवजह का एक्साइटमेंट दिखाना, अननेसेसरी एक्साइटमेंट दिखाना, ठीक, जिसकी जरूरत नहीं है। अननेसेसरी, नेसेसरी की स्पेलिंग NECESSARY, स्पेलिंग ध्यान रखना। अननेसेसरी एक्साइटमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको फस बोलेंगे। होता नहीं कभी कभी मोटिवेशनल सी वीडियो सुन के कि इंस्पेक्टर बन जाओगे और आप आगे की, ठीक है अब मैं सीजीएल की तैयारी करूंगा, अब मैं निकाल दूंगा, एक दिन में ही बन जाऊंगा, एक दिन में मेरे सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं फस कर रहा है ना, अननेसेसरी एक्साइटमेंट कर रहा है। कैसे कर लोगे आप एक दिन में? ये 50 वर्ड्स अगर मैंने यहाँ 50 वर्ड्स लिख दिया ना एक दिन में, तो मैं वो भी याद नहीं होंगे। 5000 वर्ड्स तक याद करने हैं आपको, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है आपको, 4 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करोगे तब जा करके आएगा। तो किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को देख करके जो अननेसेसरी का एक्साइटमेंट हो रहा है उसे फस बोलेंगे। ठीक, अगर मैं आपको डेली डेली कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो डेली डेली उस पेशेंस के साथ में उतना उतना खाते रहो जितना दे रहा हूँ, वो ही पचेगा। सही बताऊँ तो थोड़ा थोड़ा ही पचेगा, एक दिन में सारी चीज़ लेना चाहोगे ना, कुछ नहीं पचेगा। आज आप यहाँ सब्सक्राइब करके यहाँ से पढ़ रहे हो, कल को कहीं और से पढ़ रहे हो, वो फ्लो टूट जाएगा आपका। जो थोड़ा थोड़ा खाना था वो सब खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? तो फिर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, फंस हो जाओगे, फिर आप फुस हो जाओगे। ठीक, आगे वर्ड में यूज करता हूँ भाई, क्या बोलेंगे, कंपेंट। एक होता है कंप्लेंट, एक है कंपेंट। तो कनेक्ट करो, देखो कंपेंट, कंपेंट क्या हो गया? एक ऐसा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो अननेसेसरी है। स्टेटमेंट दैट इज अननेसेसरी, अननेसेसरी, बेफालतू की बात जिसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे कंपेंट। ठीक है, पांचवा वर्ड याद करो, ले ऑफ। ले ऑफ, अब जब अननेसेसरी होगा तो क्या होगा? उसे बाहर कर दिया जाएगा। ले ऑफ का मतलब होता है किसी को नौकरी से बाहर कर देना, नौकरी से बाहर कर देना भाई। जैसे कंपनी वगैरह में नहीं होते बाहर कर देना, कंपनी वगैरह में जो एम्प्लॉयमेंट होता है उन्हें फायर कर देते हैं, तो ले ऑफ कर देते हैं उनको। क्या कर देते हैं उनको? ले ऑफ कर देते हैं। बोलो समझ में आएगी क्या बात यहाँ तक? ठीक है, ले ऑफ कर देते हैं जी। ठीक, अब जब किसी को बाहर कर दिया तो बाहर करने के लिए बहादुरी चाहिए ना, तो हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बहादुर इंसान है यार, उसने ये फैसला ले लिया। तो बहादुरी को हम बोलेंगे टिमिडिटी। टिमिडिटी का मतलब हो गया एक्सेसिव बोल्डनेस, बहुत ज़्यादा बहादुरी है उसके अंदर, टिमिडिटी है, एक्सेसिव बोल्डनेस। सारी कहानी के रूप में सारे वर्ड्स याद होते जा रहे हैं। ठीक है, नौकरी से बाहर कर दिया तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है उसमें, क्या हो गया? एक्सेसिव बोल्डनेस हो गया। लेकिन उसकी बहादुरी की वजह से नुकसान हो जाए, अगर विनाश हो जाए, अगर कंपनी का, कंपनी डूब जाए, तो अगर विनाश हो जाए उसको हम बोलेंगे पर्निशियस। वर्ड लिख लेना, पर्निशियस। इतनी बहादुरी दिखाई कि कंपनी को पन्नी बना दिया, मतलब प्लास्टिक बना दिया। पी फॉर पर्निशियस को पन्नी, पन्नी एक प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक की फॉर्म, तो उससे याद कर रखे हैं मैंने ये वर्ड ऐसे। तो पन्नी बना दिया जी, पर्निशियस हो गया। ठीक है, पर्निशियस का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन हो गया, हार्मफुल हो गया, डिस्ट्रक्शन, हार्मफुल। तो इन सारी जो भी ये वर्ड है, वीडियो को पीछे अगर भूल गए हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। सुपरफिशियल का मतलब ऊपरी ऊपरी होता है, फियर से मतलब बर्बरता होता है, फस मतलब बेवजह का एक्साइटमेंट दिखाना, फुस हो जाना। कंपेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो अननेसेसरी होता है। ले ऑफ मतलब बाहर कर देना नौकरी से। टिमिडिटी मतलब एक्सेसिव बोल्डनेस। और पर्निशियस मतलब डिस्ट्रक्शंस, हार्मफुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में देखोगे ना, मॉक टेस्ट दोगे, दिखेंगे तुम्हें ये वर्ड्स। समझ आ रही है बात? डिलीट कर दिया मैंने, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला वर्ड देखो, अगला सेट आ गया मेरा, इमिटेटेड। 7 कराए पिछले वाले में, 7 और 5 12 वर्ड हो गए आपके। इमिटेटेड को हम बोलते हैं किसी की कॉपी कर लेना। कॉपी करने को रेप्लिका भी बोलते हैं, रेप्लिका। कॉपी करने को रेप्लिका बोलते हैं, इमिटेट करना बोलते हैं। इरिटेशन और इमिटेट में अंतर है, इरिटेट अलग चीज है, ये इमिटेशन है। इमिटेशन मतलब कॉपी करना, इरिटेट मतलब किसी को चिढ़ाना। समझ आ गई बात? क्या बोलेंगे? इमिटेटेड। बोल बोल के ज्यादा पढ़ोगे ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कॉन्स्पिशियस, और इन्हें नोट कर लेना, कॉन्स्पिशियस। देखो कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है कि कान में, जो कान में बात बताई गई ना, वो उसने बहुत अच्छे से सुन ली,
कॉन्स्पिशियस, बस ऐसे याद रखो, कान में जो बात बताई गई वो उसने अच्छे से सुन ली, यानी कि क्लियरली है, बिल्कुल क्लियर ऑडिबल है, क्लियरली विजिबल है कह सकते हैं हम, चाहे ऑडिबल हो या विजिबल है हो। हिंदी में बोलेंगे सुस्पष्ट। कैसे बनेगा सुस्पष्ट? ऐसे ही बनता है ना, दस है पे से टे, सुस्पष्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉन्स्पिशियस, क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट है। अगला वर्ड देख लो, अगला वर्ड है जी एंटागोनिसमेंट, या फिर एंटागोनिस कह लो, बस एंटागोनिस, यहीं से मेंट भी बन जाएगा। इसका मतलब होता है विरोध करना। एंटागोनिसमेंट का मतलब क्या होता है? विरोध करना, यानी कि किसी के अपोजिट हो जाना, किसी के अपोजिट हो जाना, क्या बोलेंगे? एंटागोनिसमेंट बोलेंगे। अगला वर्ड देखो जी, कन्वलासेंट, 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 इसका मतलब होता है रिकवर करना। देखो यहाँ कॉन्स्पिशियस तो बोला कि भाई बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहा है, कान में बिल्कुल स्पष्ट सुन रहा है, लेकिन यहीं उसके कान में वेलासेंट कराना, सेंट छिड़क दिया, कन्वलासेंट, सेंट की खुशबू जब उसे आई तो वो क्या हो गया? वो किसी बीमारी से रिकवर हो गया बहुत जल्दी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, किसी बीमारी से रिकवर होना, उसे हम बोलेंगे कन्वलासेंट। समझ आ गई जी बात? ठीक है, अगला वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में, इंडिफरेंस। ये जब तुम पेपर देने जाओगे ना या मॉक टेस्ट दोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि शिवम तोमर कंसेप्ट्स यूट्यूब चैनल पर आपको क्या अमृत मिल रहा है। ठीक, इतनी मोटी किताब नहीं दूंगा मैं तुम्हें कि उसे पढ़ते रहो और वो पूरी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रही तुमसे, और पढ़ भी रहे तो वो याद नहीं हो रही तुमसे। मैं तुम्हें लिमिटेड वे चीज़ें दूंगा जो पेपर में आएगी और आपका काम बन जाएगा। काम ही बनाना है बस, फिलहाल तो 160 प्लस जाना है बस। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रुचि की कमी है। इंडिफरेंस है, अलग है थोड़ा सा वो सबसे, उसे इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे? लैक ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, उसे हम बोलेंगे इंडिफरेंस। छठा वर्ड आ गया जी फेटिस, फेटिस। फेटिस जो होता है, फेटिस का मतलब होता है एक प्रकार का ऑब्सेशन, पागलपन जिसे हम बोलते हैं। फेटिस का मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन, डिजायर, इच्छा वगैरह जो होती है, एक प्रकार का पागलपन की मुझे ये चाहिए, फेटिस। ठीक है, आप लोग भी हो जाओ कि नौकरी चाहिए, ऑब्सेशन होना चाहिए, फेटिस होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गई बात? क्या होनी चाहिए? फेटिस होनी चाहिए। आखिरी सेट कर लेते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको बार बार रिवीजन करना। आखिरी सेट कर लेते हैं भाई। आखिरी सेट में देखो, अगला वर्ड लिख रहा हूँ मैं, कंडन। क्या है ये? कंडन। ठीक है, कुछ और मत पढ़ना इसको, ये है कंडन। कंडन का मतलब होता है अप्रूव करना, टू अप्रूव। ठीक है, या सैंक्शन बोल देते हैं, टू अप्रूव या सैंक्शन, एन और आएगा, स्पेलिंग सही करना, टू अप्रूव या सैंक्शन करना। क्या बोलेंगे उसे? कंडन बोलेंगे जी। मतलब उसने हाँ भर दी, डन कर दिया बिल्कुल। उसके कान में जो कहा गया था जब वो बीमारी से ठीक हुआ तो उसने कंडन कर दिया। ठीक, अप्रूवमेंट दे दिया, अप्रूव दे दिया। समझ गए? बोलो, अगला वर्ड है सेस। ये तो नाम से भी सुना होगा, सेस लग जाते हैं, टैक्स लग जाते हैं, एक प्रकार का टैक्स होता है, उसे ही सेस बोलेंगे हम, एक प्रकार का टैक्स होता है जी। आगे बढ़ूँ क्या? रेजिलियंस देखो, रेजिलियंस, रेजिलियंस, बातों को सुनते रहो, कान में जो है बातों को सुनते रहो, आराम से देखते रहो, इन वर्ड्स को आराम से याद हो जाएंगे, बाद में रिवीजन कर लेना। रेजिलियंस, रेजिलियंस होता है, देखो एक तो होता है कॉन्वलेसेंट, बीमारी से उभरना, लेकिन यह है रेजिलियंस, ये होता है मुसीबतों से उभरना। क्या बोलेंगे? मुसीबतों से उभरना, यानी कि रिकवर होना, रिकवर क्विकली फ्रॉम हार्डशिप्स, रिकवर क्विकली फ्रॉम हार्डशिप्स। जैसे कि मान लो भाई, हार्डशिप्स, मान लो कि भाई आपका जो है अभी ये संघर्ष वाला दौर चल रहा है। ठीक है, आपने जो है इस चैनल पर आए, आप इसको सब्सक्राइब किया, यहाँ जो डेली टारगेट, जो डेली क्लास दी जा रही है, आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, आपकी रिकवरिंग हो रही है, आपकी धीरे धीरे नॉलेज बढ़ रही है, और आपकी जॉब लग जाए तो जो संघर्ष का टाइम था, जो मुसीबत थी, उससे आप क्या होगे? बहुत जल्दी से रिकवर हो जाओगे, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी जॉब लगते ही। ठीक है, तो रेजिलियंस हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे रेजिलियंस। ठीक है, अगला वर्ड देख लो जी, ड्रेड। ड्रेड, ड्रेड का मतलब होता है घातक, मतलब एक प्रकार का फियर, जिससे डर लगता हो, उसे हम बोलेंगे फियर। ठीक, किसी चीज़ के प्रति एक डरने वाली एंग्जाइटी, एक एंग्जाइटी किसी चीज़ के प्रति, क्या बोलेंगे? ड्रेड बोलेंगे, ड्रेड। क्लियर है? नाम से पता चल रहा है तो डेड सा है, होगा जैसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला वर्ड, प्रोपेल्ड, कई बार आ चुका है पेपर में, प्रोपेल्ड।
प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड का होता है कि किसी को बोलेंगे हम, किसी को जो है आगे धकेलना। एक प्रो वो परप्लेक्स्ड होता है, कन्फ्यूजन जो मेरे दिमाग में आया था अभी मुझे लगा वही है, वो परप्लेक्स्ड होता है। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कन्फ्यूजन। ये भी लिख लो, चाहे ये भी लिख लो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है जी कन्फ्यूजन, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है। लेकिन ये है प्रोपेल्ड। प्रो का मतलब क्या होता है? आगे की ओर, एडवांस, आगे की ओर। और पेल, पेल मतलब होता है धकेलना। तो हम यहाँ कहेंगे किसी को पुश करना, फॉरवर्ड कर, पुश करना, टू पुश फॉरवर्ड, किसी को आगे धकेलना, टू पुश फॉरवर्ड, ठीक है, किसी डायरेक्शन में। जैसे मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रोपेल्ड कर रहा हूँ कि भाई तैयारी करो, पढ़ो, मैं तुम्हें आगे धकेल रहा हूँ, सीजीएल की तरफ, सीजीएल एग्जाम की तरफ धकेल रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोपेल्ड बोलेंगे। लेकिन अगर परप्लेक्स्ड हो तो हम कन्फ्यूजन बोलेंगे। तो परप्लेक्स्ड मत हो जाना इन दोनों वर्ड्स में, इन दोनों वर्ड्स में परप्लेक्स्ड मत हो जाना, कन्फ्यूज मत हो जाना। समझ आ गई बात? ठीक है। एक इसी वर्ड से निकल के आया एक वर्ड, यहीं से ही, सातवां वर्ड यहां लिख देता हूं, फ्लंग। इसका मतलब होता है किसी को धकेलना, अचानक से किसी को गिरा देना, ठीक है, किसी को अचानक से धक्का दे देना, टू पुश सडनली। तो दोनों में अंतर है। ये तो फ्लंग करना हो गया, तो गिराना हो गया किसी को फिजिकली तौर पर, और ये हो गया प्रोपेल्ड, किसी को आगे डायरेक्शन में पुश करना। मैं फिजिकली पुश नहीं कर रहा आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को विचारों के माध्यम से या मोटिवेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को आगे धकेल रहा हूँ, इसे बोलेंगे प्रोपेल्ड, ठीक है। आखिरी वर्ड में लिख देता हूँ, आज का आखिरी वर्ड रहेगा इंग्लिश में क्वीर पिच। क्या रहेगा जी? क्वीर पिच। तो क्वीर पिच, क्वीर पिच का मतलब होता है कि किसी के चांस को खत्म कर देना, स्पॉइल कर देना। क्या कर देना? स्पॉइल कर देना, स्पॉइल समबडीज चांस, स्पॉइल समबडीज चांस। यानी मान लो जैसे आपकी जॉब लगने वाली थी, आपकी लास्ट उम्र ही चल रही थी, आपको एक मौका मिल जाता, लेकिन एसएससी ऐसी नोटिफिकेशन निकाल दे कि भाई इस एज के लोग ही भरेंगे, तो आपका क्या होगा? आपके चांस को जो है क्या कर देगी एसएससी? क्वीर पिच कर देगी, स्पॉइल कर देगी आपके चांस को। बताओ जी, समझ में आई क्या बात? ये जितने वर्ड्स बताए याद कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो को फिर से देख लेना, जो पीडीएफ दूंगा उसको रिवीजन कर लेना उसका एक बार, इन वर्ड्स का। अब बात करते हैं हम जीके की। अब बात करते हैं भाई जीके की। समझ लेना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ लेना जीके को। उम्मीद करता हूँ कि इंग्लिश से अब आपका माइंड हट गया होगा। अच्छी लगा होगा आपको यहाँ तक वीडियो, ये लगा है तो लाइक करो एक बार, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरीके से मैं आपको टारगेट बेस्ड पढ़ाऊँगा। पढ़ाने को भाई मैं मार्केटिंग करके यूट्यूब पर, है ना, नए नए बच्चों से सब्सक्राइब करवा करके यूट्यूब चैनल को ग्रोथ कर सकता हूँ। मैं भी बोल सकता हूँ आपको बुक्स ले लो मेरी, ये बुक्स बेच दूंगा मैं भी आप लोगों को, ठीक। कोर्स बेच सकता हूँ मैं आप लोगों को। हालांकि कोर्स तो देखो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ जो सेटअप लगाया उसका मेंटेनेंस तो देखना ही पड़ता है। कोर्स तो मैं निकालूंगा, लेकिन ये टारगेटेड वीडियो हर स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट के लिए रहेगी, फ्रेशर्स के लिए भी, रिपीटर्स के लिए भी। रिपीटर्स के लिए तो अच्छी बात यह है कि रिवीजन हो रहा है बहुत जल्दी से, और फ्रेशर्स के लिए है कि एक पुश मिल रहा है, एक प्रोपेल्ड मिल रहा है, ठीक है। तो अंग्रेजी के वर्ड्स याद रखना, ये नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करना शुरू कर दो। जीके देखो भाई, जीके कंसेप्चुअल जीके जीएस हमारी ऐसी जीके जीएस है जो आपके 10 से 12 मार्क्स ठीक करा देगी। और 10 से 12 मार्क्स भाई अगर आपने ठीक कर लिए तो आप 24 यानी 25 मार्क्स आप स्कोर कर जाओगे यहाँ से, 25 मार्क्स, और इतने काफ़ी रहेंगे। जैसे मान लो आपने 25 में से 50 मार्क्स मैथ में कर लिए, 25 में से 50 मार्क्स आपने रीजनिंग में कर लिए, ये करने पड़ेंगे, इनको तैयार करना अच्छे से। और भाई 25 में से आपने सिर्फ 40 मार्क्स ही अंग्रेजी में कर लिए, और जी के जीएस में आपने 25 में से सिर्फ 25 मार्क्स ही स्कोर किए, राइट। तो आप देखना कितना बैठ रहा है, 5 5 और 5 10 और 6 165 नहीं बैठ गया क्या ये? तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 10-12 क्वेश्चन कर लो जीके जीएस में, कंसेप्चुअल जीके जीएस कर लो, बहुत हो जाएगा। अगर और ज़्यादा चाहिए आपको, 180 प्लस तक जाना जी मुझे तो बढ़ा दो, फिर और ज़्यादा पढ़ो, क्या दिक्कत है? समझ आएगी बात? मुश्किल नहीं है, इजी है। लेकिन जो चीज़ बेसिक है, जो बार बार आ रही, कम से कम उसको तो करो। जो नहीं आ रही, जो टफ लग रही है, उस पर तुक्के लगाई क्यों रहे हो तुम लोग? एक्यूरेसी को बढ़ा के रखो अपनी, ठीक है ना। जो नंबर बढ़ाने के चक्कर में जो तुम तुक्के लगाते हो ना, या गलतियां करते हो, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, पढ़ते नहीं हो,
उसकी वजह से नहीं बन रहे नंबर। जीके जीएस पे आ जाओ, पॉलिटी पे आ जाओ। और पॉलिटी जो है इसमें है कुछ नहीं, संविधान है ये हमारा संविधान। एक टॉपिक करा देता हूँ आज, बस इतना ही करना, धीरे धीरे जीके जीएस में जो आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, अभी पहले हम संविधान को ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जियोग्राफी को, उसके बाद इकोनॉमी को, ऐसे मैं कंप्लीट कराता रहूँगा। और ये 10-20 वर्ड्स इंग्लिश के देता रहूँगा, लेकिन इंग्लिश को आप सिर्फ इन 10-20 वर्ड्स तक ही सीमित मत रखना भाई, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। कभी कहो मुझे कि सर 10-20 ही वर्ड्स याद किए थे मैंने, ये ब्लैक बुक ले आना, वहाँ से पढ़ते रहना। लेकिन हाँ, मैथ्स और जीके मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? समझ आ गई बात? चलो जी, अब देखो ध्यान से, जो हमारा ये संविधान है, ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में, ये क्यों बना था? ये इसलिए बनाया था ताकि देश में कानून का राज हो सके। किसका राज हो सके जी? कानून का राज हो सके, ना किसी सरकार का राज हो। कानून का संरक्षण करती है सिर्फ सरकार, कानून के माध्यम से चलती है सरकार, ठीक है? ना किसी राजा का राज हो, ना किसी कंपनी का राज हो। भारत देश ऐसा देश है जहां कंपनी भी राज करके चली गई 200 सालों तक, बताओ, सोचने वाली बात है ये, ठीक? तो उसी लिए हमने ये संविधान बनाया, इसीलिए हमने ये संविधान बनाया कि भाई कानून का राज हो, और जो सरकार है वो भी कानून के अंडर में आती हो, वो भी कानून से ही चलती हो। तो ये एक प्रकार की ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत सारे नियम लिखे गए हैं, लेकिन नियम तो समय के अनुसार बदलते भी रहते हैं, डिमांड के अनुसार बदलते भी रहते हैं। तो हमारा संविधान भी चेंजेबल है, लेकिन वो चेंज इतनी आसानी से नहीं होता, उसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया भी बताई गई है, उसका भी एक नियम बनाया गया है कि संविधान को चेंज कैसे करना है। तो समय समय पर ये नियम चेंज होते भी रहते हैं, लेकिन मूलभूत ढांचा नहीं जाता। मूलभूत यानी कि फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है संविधान का, वो नहीं जाता। क्या है ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर? इसी फंडामेंटल स्ट्रक्चर का एक भाग है हमारे ये मौलिक अधिकार, जिनको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। यानी हर एक नागरिक को कम से कम बेसिक जो चीज है, मूलभूत जो चीज है, वो इतनी तो मिलनी चाहिए, इतना अधिकार तो मिलना ही चाहिए, ठीक है? आप नियम बना रहे हो, आप नियम बना रहे हो जो समय है, समय के अनुसार। जैसे अब समय के अनुसार ये आ गया, इंटरनेट आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, एआई आ गई, तो इसका कानून तो उस समय नहीं था जिस समय संविधान बना, उस टाइम तो थी नहीं एआई, लेकिन अब आ गई ना, तो इसके अनुरूप कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो मूलभूत है, मूलभूत क्या है? जैसे आदमी को जीने के लिए खाना चाहिए, पीना चाहिए, सांस चाहिए, है ना, बोलना भी चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए, काम करने के लिए कुछ रोजगार भी चाहिए, इनको तो खत्म नहीं कर सकते ना हम, इनको खत्म नहीं कर सकते। यही चीज आती है मूलभूत ढांचे में, कि ये हर एक नागरिक को बेसिक रूप से मिलना चाहिए। कोई भी सरकार, कोई भी राजा किसी भी नागरिक को प्रताड़ित नहीं कर सकती, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सरकार है, और कोई नागरिक सरकार के अगेंस्ट है या सरकार के नियमों को नहीं मान रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि ये मेरे नियम नहीं मान रहा, इसको जेल में पकड़ कर डाल दो। तो इसीलिए जो है कानून बनाया, ये संविधान बनाया। तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार है, इसको पढ़ने से पहले हम बेसिक बात जानेंगे पहले थोड़ी सी, फिर आज हम मौलिक अधिकार ही पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, सिर्फ मौलिक अधिकार और कुछ नहीं है, ठीक है? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है सभी नागरिकों के। इसका जो संरक्षण करती है वो करती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि ऐसा कोई भी कानून ना बने, ऐसी कोई भी नीति ना बने जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, ठीक? सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट भी कर सकती है राज्यों की। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन ये जो कोर्ट होती है ना, कोर्ट जिसमें जज बैठते हैं, वे लोग भी अपने आप फैसला नहीं देते। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं जज हूं तो मैंने फैसला दे दिया, अब यही बात मानी जाएगी। जज भी यहाँ संविधान में जो कानून बने हैं, जो नियम बने हैं, उन्हीं के आधार पर फैसला देते हैं कि कौन सी धारा में कौन सी बात लिखी गई है, और उस धारा के अनुसार किसी आदमी द्वारा किया गया काम अपराध है या नहीं है, उसी के आधार पर वो डिसाइड होता है। समझ आई बात? और उसी के लिए जो है होते हैं वकील लोग, कि वकील बताते हैं कि इस धारा में ये चीज है जी। तो संविधान हमारा बहुत सारे भारी भारी वर्ड से घिरा हुआ है। कई बार वकील निकाल लेते हैं वर्ड्स की जो है, हर वर्ड्स के दो मीनिंग निकाल लेते हैं। एक कहेगा ये सही है जी, एक कहेगा नहीं ये गलत है जी।
लेकिन जो बेसिक बात है उसमें हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दो लोग जिम्मेदार होते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए। किस आर्टिकल के तहत? 32 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट किसके तहत जी? हाई कोर्ट 226 के तहत। क्या करते हैं ये रिट जारी कर देते हैं, रिट जारी करके ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। अब ये रिट क्या होती है जी? रिट कैसे जारी करते हैं? ये रिट जारी कर देते हैं, मान लो कोई छोटी कोर्ट है या कोई सरकार है या कोई कंपनी है, ठीक है, इन्होंने ऐसे नियम बनाए, ऐसे फैसले सुनाए जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा, तो कोर्ट उन्हें रिट जारी करके ये कह देगी कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आपके द्वारा ये दिया गया फैसला मान्य नहीं होता है। रिट जारी करके ये बोल देंगे। तो 5 प्रकार के रिट जारी करती है चीज़ें ये सुप्रीम कोर्ट। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे अभी 1 बाय 1 करके। मैं समझता हूँ कि ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और चीज़ जान लो, ये आर्टिकल लिखा मैंने, अनुच्छेद क्या होता है? देखो, हमारा जो संविधान है ना, हमारा संविधान, जब ये संविधान बना था, बिल्कुल शुरुआत से ही कराऊंगा वैसे तो, हमारा जो ये संविधान बना था, इस संविधान में शुरुआत में क्या था? एक तो थी प्रस्तावना, जिसको हम इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं अंग्रेजी में। एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना से अलग हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां होते हैं, जैसे चैप्टर के नाम दे देना। अब कितनी हो रही है ये? अब 12 अनुसूची है ये टोटल, संशोधन करके 12 अनुसूची डाली गई, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी अपने आप में। अच्छा जी, अनुसूचियों के अलावा हमारे पास जो है 22 भाग थे, भाग 22, यानी इंडेक्स बोल सकते हैं जैसे। अब कितने हो रहे हैं ये? अब 25 भाग हो रहे हैं जी, 25, ठीक है। और अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे 395। इन भाग के अंदर 1 बाय 1 पॉइंट को अनुच्छेद नाम दिया गया, आर्टिकल नाम दिया गया। अब कितने हो रहे जी अनुच्छेद? अब ये लगभग 450 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, बदलते रहते टाइम टू टाइम। इतनी बात समझ में आ गई? तो सवाल आपके प्रस्तावना से भी बनेंगे, सवाल आपके अनुसूची से भी बनेंगे, सवाल आपके भाग से भी बनेंगे, सवाल आपके आर्टिकल से भी बनेंगे। आपको आर्टिकल भी याद रखने पड़ेंगे, समझ आई? आर्टिकल भी याद रखने पड़ेंगे। और जो संविधान है, ये संविधान बनाया किसने था? ये बनाया था संविधान सभा ने जी। किसने बनाया था? संविधान सभा ने। तो इसके बारे में बताऊंगा मैं, कैसे बनाया, कौन कौन लोग थे, क्या डिसीजन लिया गया, ये संविधान सभा कैसे बनी, कितने लोग इसमें आए, कहाँ से आए वे लोग, आप क्यों नहीं बने इसमें हिस्सा, आपके बाप दादा क्यों नहीं बने इसमें हिस्सा, वो सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। और इस संविधान सभा को आइडिया कहाँ से मिला, यानी ये जो नियम है वो कितने देशों से लिए गए, ये नियम कितने देशों से लिए गए, और साथ ही साथ ये कानून जो शुरुआत से चलता आ रहा था, मतलब वैसे तो हमारे यहाँ राजा महाराजा का सिस्टम था, तो राजा महाराजा वाला सिस्टम आपने क्यों नहीं अपनाया, हमने ये संविधान वाला सिस्टम ही क्यों अपनाया? क्योंकि इसका एक इतिहास है संविधान का, संवैधानिक पृष्ठभूमि, जो कि अंग्रेजों वाला इतिहास है, कि अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया कैसे। तो ये यहाँ से शुरू होगी कहानी आपके संविधान की, इतिहास से, अंग्रेजों के इतिहास से, जिसे हम संवैधानिक पृष्ठभूमि बोलेंगे। और कब से कब तक? 1757 से लेकर के 1947 तक का, ये यहाँ से शुरू हो गया था। क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और उसके बाद जो है इन्होंने कंपनी आ गई थी यहाँ, 1857 तक चली थी कंपनी का शासन, और फिर उसके बाद अंग्रेजों का शासन। तो ये जो शासन करते थे अंग्रेज, इनके खिलाफ ये इतना लंबा शासन कैसे कर गए, इनके खिलाफ कोई विद्रोह क्यों नहीं हुआ? जैसे किसी राजा के यहाँ युद्ध हो करके और कब्जा कर लेते थे, इनके यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कानून से चलते थे, इन नियमों से चलते थे। इन नियमों को थोड़ा मॉडिफाई किया हमारी संविधान सभा वालों ने, और इस प्रकार का हमारा ये संविधान बना दिया जी। इस 22 भाग में से एक भाग रखा, भाग 3, तीसरे नंबर का भाग, जिसमें आते हैं हमारे मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार। तो 22 भाग में से पहले शुरू के 5 भाग देख लो एक बार, ये सारी चीज कराऊंगा मैं तुम्हें, आज सिर्फ मौलिक अधिकार पर बात कर रहे हैं हम। पहले भाग देख लो। जैसे जब भाग आया तो पहला भाग क्या था जी? पहला भाग था हमारा भारत क्षेत्र, भारत राज्य क्षेत्र कह सकते हो आप उसे, ठीक है, राज्य क्षेत्र, राज्य संघ क्षेत्र, ये पहला भाग है। इसमें क्या क्या है जी? इस भाग में बताया गया कि हमारे देश की बाउंड्री कहाँ रहेगी, मतलब हमारे देश की जो टेरिटरी है, जो जमीन है, वो कहाँ से कहाँ तक है, कितने इसमें राज्य है, इसमें राज्यों का जिक्र है। कितने राज्य है जी? 28 स्टेट हो चुके हैं फिलहाल में, ठीक है, और 8 यूटीज हो चुकी है जी।
इन सब का जिक्र है। भारत का नाम, राज्यों के सीमा, राज्य कहाँ से कहाँ तक, किस राज्य की सीमा कहाँ तक होगी, किस राज्य का क्या नाम होगा, क्या राज्यों के नाम वगैरह हम चेंज कर सकते हैं क्या, ठीक, क्या हम भारत की ज़मीन को चेंज कर सकते हैं क्या हम पाकिस्तान पे भी कब्जा कर सकते हैं क्या, या पाकिस्तान भारत में मिल सकता है क्या, वो सारी चीज़ बताई गई है भाई भाग 1 में। समझ आ गई बात। फिर बात करेंगे हम भाग 2। भाग दो में आएगा हमारी नागरिकता। ये पूछी जाती है कि किस भाग में नागरिकता है, तो भाग 2 में है जी नागरिकता। नागरिकता का मतलब यह है कि इस जमीन के अंदर, मान लो ये भारत की जमीन है, ये भारत की बाउंड्री है, इस जमीन के अंदर जो लोग रह रहे हैं वे लोग कौन है, क्या वे भारतीय है क्या उनको नागरिकता देने की आवश्यकता है क्या, या कोई बाहर दूसरे देश का भी अगर यहाँ पे आकर रहने लग जाए तो क्या वो भी भारतीय बन जाएगा क्या उसको भी वो सारी सुविधा होगी क्या जो इन लोगों को है, ठीक। या यहाँ से कोई आदमी बाहर चला जाए किसी दूसरे देश में तो उसकी सुविधा पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। क्या धर्म के आधार पर हम नागरिकता देंगे, क्या हिंदुओं को ही नागरिकता मिलेगी, या मुसलमानों को ही नागरिकता मिलेगी, या सिखों को नागरिकता मिलेगी। तो इस भाग में ये सारी चीज बताई गई कि धर्म वर्म के आधार पर नहीं बल्कि इस जमीन पर रहने वाले लोगों को मिलेगी। तो वे रहने वाले लोग कौन हो सकते हैं, क्या पता कोई पाकिस्तान वाला आकर रहने लग जाए यहाँ, तो क्या वो भी नागरिक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो उसकी जानकारी भाग 2 में दी है। फिर बात करते हैं भाग 3 की, कि अब जो ये हमारे नागरिक यहाँ रह रहे हैं इनके पास अधिकार क्या है। ये है वो मौलिक अधिकार, और यहाँ से मैंने शुरू किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी पढ़ेंगे। फिर भाग 4 आता है जी, भाग 4। ये भाग 4 क्या है जी, भाग 4 है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, राज्य के नीति निर्देशकता। तो राज्य सरकार ऐसी क्या नीतियां बनाए कि देश का विकास हो जाए, डीपीएसपी भी बोलते हैं इनको अंग्रेजी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कि सरकार ऐसी क्या नीतियां बनाए कि देश के नागरिकों को सुख सुविधा मिले, देश का विकास हो, देश के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, ऐसी नीतियों, ये बारे में किस भाग में है, भाग 4 में है जी। फिर भाग 4 कै भी होता है, ये बाद में जोड़ा गया भाग 4 कै, स्वर्ण सिंह कमेटी, मौलिक कर्तव्य, कि हमने अधिकार तो दे दिए लोगों को लेकिन क्या लोगों की ड्यूटी नहीं है क्या, कुछ काम नहीं करना इनको। समझ आई बात। क्या इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती होगी कि हम अपने देश की सुरक्षा करें, अपने देश के तिरंगे का जो है सम्मान करें, देश में जो है अगर सरकारी तंत्र में लोगों की आवश्यकता है तो सरकारी तंत्र को चलाने के लिए अपना योगदान दे, सरकार में अपना योगदान दे। तो वो सभी मौलिक कर्तव्य में आएंगे। देश को स्वच्छ रखे, जो कि हम नहीं रखते, ये हमारे कर्तव्य भूल चुके हैं हम, हमें चाहिए मजे, सिर्फ मजे के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, ठीक, हम अपने एथिक्स भूल गए, अपने मोरल्स भूल गए हैं। गंदगी हमें नहीं फैलानी क्योंकि उस देश में हमें ही तो रहना है जहाँ हम गंदगी फैला रहे, वो हम भूल गए हैं। जो हमारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, जैसे ट्रेन वगैरह जिनमें हम घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसको हम नुकसान, उसकी तोड़ फोड़ मचाते हैं हम। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है ये जोड़े गए बाद में। और भाग 5 जी, भाग 5 में बताया कि सरकार कैसे चलेगी, संघ क्षेत्र की बात आएगी, संघ सरकार की बात आएगी। और इसी भाग 5 में आपके सारी सरकार यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, है ना, सुप्रीम कोर्ट भी इसी भाग में आएगी, वो सारी चीज़ आ जाएगी। तो इसको बाद में देखेंगे, अभी हम इस टॉपिक पर फोकस करेंगे, मौलिक अधिकार पर। समझ आई बात, कर लोगे फोकस, करवाऊँ? देखो बेसिक बातें बता देता हूँ, बाकी इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डाउनलोड करके सारी बात पढ़ लेना। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, किस भाग में आता है? पहला सवाल तो ये बनता है, आप कहोगे भाग 3 बताया जी अभी आपने। फिर आप कहोगे इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है जी, तो इसके आर्टिकल याद रखना मेरे भाई, 12 से 35 तक इसके आर्टिकल है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक आर्टिकल है इसके, मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है, कर लोगे याद आराम से, ठीक है जी। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में 6 मौलिक अधिकार है नागरिकों के पास, 1 2 3 4 5 6, 6 मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार है जी समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। समानता यानी कि सभी को इक्वालिटी है। आर्टिकल बोलेंगे हम उसमें 14 से 18 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार है जी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि इंडिपेंडेंस है। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हो गए? 19 से लेकर के और आपके कहाँ तक? 19 से 22 तक। अच्छा जी। तीसरा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध है, विरुद्ध।
शोषण करने का अधिकार नहीं है भाई, ये शोषण के विरुद्ध, शोषण ना करने का अधिकार है। तो आर्टिकल क्या रहेंगे, आर्टिकल रहेंगे जी 23-24। आप कहोगे सर कैसे याद करें हम इन्हें, तो 14 से 18, 14 से शुरू करो, 18 पर रुक जाओ, फिर 19-20 से शुरू करो, फिर 23-24 शुरू करो, फिर जब 25 से शुरू होगा तो धार्मिक स्वतंत्रता आ जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता, ये धार्मिक स्वतंत्रता मतलब धर्म को, किसी भी धर्म को मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का। तो आर्टिकल 25 से 28 भाई, ठीक, 25 से 28 कैसे याद करोगे, इसी उम्र में आने के बाद, जब आप इस उम्र में पहुंच जाओगे ना 25 से 28, जॉब नहीं लगेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई बाबा जी बनने का वक्त आ गया दिखे है ना, तो धर्म को मानने का वक्त आ गया दिखे है। तो बस उस आर्टिकल से याद कर लो कनेक्ट करके ऐसे। 23-24 में जाते हो तो 23-24 में आप सोचते हो कि ताकत यूज करी जाए, आप शोषण करने लगते हो लोगों का, ठीक, आपको लगता है कि आप नए नए जवान हो गए हो और जो है गुंडई दबंगई ये सब हम करने लग जाए, तो शोषण करने लग जाए लोगों का। तो बस याद कर लो 23-24 में ऐसा है जी। 19 से 22 वाली उम्र में आपको चाहिए बिल्कुल स्वतंत्रता, हमें कोई रोके टोके ना, जो हम चाहते हैं हम वो करें, मर्जी, मर्जी वाले काम करें। ये बहुत खतरनाक होती है मर्जी, पूरा देश चल रहा है उनकी मर्जी है, उन्हें करने दो। अरे क्या है ये मर्जी, तुम्हें पता भी है क्या होती है मर्जी? मर्जी से चल रहे हो, बेफालतू की चीज मर्जी। मर्जी तभी तो चलेगी जब आपको ज्ञान होगा। 14 से 18 ये क्या है जी, समानता का अधिकार है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी को। अपनी उम्र से कनेक्ट करो, याद कर लो, बस सीधी सी बात है। फिर आगे हम बात करेंगे जी क्या क्या होगा ये 2030 तक। हाँ, इसमें क्या है, इसमें है संस्कृति, संस्कृति को फॉलो करने का, कला संस्कृति, ठीक है, अपनी जो है धार्मिक शिक्षा कह सकते हो, शिक्षा, ठीक, तो उसका अधिकार रहेगा आर्टिकल 29 से 30 तक, ठीक है। और लास्ट में आएगा फिर संवैधानिक उपचार, जिसमें हम रिट जारी करते हैं, संवैधानिक उपचार भाई। तो ये रहेगा जी आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, यानी यहाँ रिट जारी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। टोटल रिट होती है 5 रिट, ये सब पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक। अच्छा जी, तो कौन सी कमेटी, आप कहोगे जी सर 30 से सीधा 32 आ गया, ये 31 कहाँ चला गया? ये 31 हटा दिया था भाई, और ये अभी भाग 12 में पहुंचा दिया है। भाग 12 में इसका आर्टिकल बना दिया है 300 कै। ये था संपत्ति का अधिकार, कि हर आदमी के जो है संपत्ति रखने का अधिकार रखता है। लेकिन अगर ये मौलिक अधिकार हो जाए संपत्ति का अधिकार, तो फिर तो हर आदमी को जमीन चाहिए। अब जमीन सबके पास थोड़ी होती है, अगर मौलिक अधिकार हो जाए तो हर आदमी को जमीन देनी पड़ेगी सरकार को, दिक्कत हो जाएगी। सरकार रोड वगैरह भी नहीं बना सकती, ट्रेन वगैरह भी नहीं बना सकती, प्लेन वगैरह नहीं बना सकती, क्योंकि उन सबके लिए ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन रखने का सिर्फ कानूनी अधिकार बनाया गया फिर, कि कानूनी तौर पर आप ज़मीन रखो, मौलिक अधिकार नहीं होगा ये बेसिक में नहीं आएगा, कानून के तौर पर आएगा ये। पैसे दो, कमाओ, ज़मीन खरीदो, बेचो, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार के हिसाब से तो वो परमानेंट हो जाएगी चीज़, उसको देनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? अब 1 बाय 1 इन आर्टिकल को देख लेते हैं। अच्छा, ये हटाया किसने था, कौन सी कमेटी ने? केशव नंदा भारती केस वाली कमेटी आती है एक, ये 2-3 कमेटी याद रखना। केशव नंदा भारती केस, पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। केशव नंदा भारती केस, उसमें बताया गया कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ऊपर है। एक है मिनर्वा मिल्स केस। तो ये 2-3 कमेटी है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पेपर में अगर ये दिख जाए मौलिक अधिकारों पर टिक करना, आगे बढ़ना। अभी सीजीएल मेंस में आया था यहाँ से एक सवाल। अच्छा जी, तो अब 1 बाय 1 देख लेते हैं इनको, आर्टिकल्स को। देखो, जैसे आर्टिकल 14 है, आप कहोगे सर 12 से 35 बताए थे आपने, ये 14 से क्यों शुरू कर रहे हो? तो ये 12 से 35 वाले भी देख लो एक बार भाई। जैसे आर्टिकल 12 है ना, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में बताया गया राज्य की भाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, कि कौन लोग, यानी कि किस क्षेत्र पर ये मौलिक अधिकार लागू होंगे, ठीक है। तो ये राज्य के अंदर जितनी भी कंपनी है, जितनी सरकार है, जितना सरकारी तंत्र है, सभी पर लागू होते हैं। उसे बताया गया कि कहाँ कहाँ मौलिक अधिकार लागू रहेंगे, यह आर्टिकल 12 में बताया गया। फिर आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में बताया गया कि वे सभी कानून जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, वे क्या हो जाएंगे, वे नील हो जाएंगे, वे खत्म हो जाएंगे भाई। ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो लोगों की, वो खत्म हो जाएंगे, ये आर्टिकल 13 में बताया गया। समझ आ गई बात? ये बेसिक बात थी। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में क्या है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, यानी कि सभी को इक्वली रूप से देखा जाएगा, सभी को
इक्वली रूप से देखा जाएगा। आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है। फिर आर्टिकल 15 की बात अगर मैं करूं, आर्टिकल 15 में रहेगा जी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा। कैसा भेदभाव? जैसे आजकल आप देखते होंगे रंग रूप के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी के जन्म स्थान के आधार पर, जन्म के आधार पर कि तो भाई तू तो बिहार का है, तू तो राजस्थान का है, तू तो ऐसी जगह का है। तो वो जो भेदभाव चलता है ना, उसको ख़त्म किया गया है संविधान में। बट हम लोग मानते नहीं है, नालायक टाइप के लोग हैं हम अपने ही संविधान को नहीं मानते। वैसे कहेंगे हम संविधान को मानते हैं। तो किसी भी जाति, किसी भी रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये 15 में बताया गया। फिर बात करते हैं जी आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में क्या बताया कि सभी को अवसर की समानता मिलेगी। क्या मिलेगी? सभी को अवसर की समानता मिलेगी जी। यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने के जो अवसर की समानता है वो सभी को मिलेगी, आर्टिकल 16 में बताया गया। बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 में कहा गया जी छुआछूत का अंत होगा, अनटचेबिलिटी का अंत होगा, ये नहीं रखा जाएगा। फिर बात करते हैं जी आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 में बताया गया कि किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी, उपाधियों का अंत होगा, उपाधियों का अंत। अब सवाल बन सकता है कि सर जी फिर तो ये जो महात्मा गांधी है इनको महात्मा क्यों बोलते हैं हम, इनको उपाधि दे दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी क्यों बोलते हैं, इनको उपाधि दे दी। तो वे उपाधि आज़ादी के पहले की है, उनको टाइटल है वो रखे गए हैं, लेकिन आज़ादी के बाद के नहीं है। जैसे मुलायम सिंह को भी नेताजी बोल देते हैं, नेताजी मुलायम सिंह, तो वो उनकी कोई उपाधि नहीं है, वो एक्चुअली जो है एक पहचान के लिए बोल दिया है कि नेताजी है हमारे, नेताजी बना दिया। ठीक, तो हालांकि गलत है, वो भी ऐसे नहीं बोल सकते, वो बोलना भी गलत है। अगर संविधान के हिसाब से चले तो बहुत सारी चीज़ संविधान से निकल के आ जाएगी और यही राजनीति के मुद्दे बनते हैं। तो अभी तो मुझे राजनीति के मुद्दे नहीं बनाने, अभी सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना है। ऐसे किसी भी को भी हम उपाधि नहीं दे सकते। हाँ, हम क्या दे सकते हैं, हम उसके नाम के आगे कोई रैंक वगैरह दे सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी दे सकते हैं, रैंक। जैसे अगर आप इंस्पेक्टर बन जाओ कल को, तो आपको इंस्पेक्टर करके बोला जाएगा, आपको दरोगा करके बोला जाएगा। ठीक है, आप फौज में चले जाओ तो आपको लेफ्टिनेंट या कर्नल ये सब करके बोला जाएगा। तो ये उपाधि नहीं होती, ये आपके रैंक होते हैं, आपकी मेरिट होती है, ये आपकी योग्यता होती है। किसी को इनको छोड़ करके कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये समझ आ गई बात 18 तक। बात करते हैं आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता है, जैसे मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलेंगे, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, हथियार वगैरह, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, हथियार नहीं रख सकते, बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता होती है। एक ऐसी स्वतंत्रता है बोलने की जिसमें एक अच्छी भाषा हो। ऐसा नहीं कि बोलने की स्वतंत्रता है तो आप गाली देने लग जाओ, आप कुछ भी बोलने लग जाओ, जैसा अभी चल ही रहा है ये देश में हमारे। ठीक, OTT वेब सीरीज देख रहे हो, वहाँ गालियाँ चल रही है। संस्कृति को ताक पर रख करके जो देश की असली पहचान है उसको रख करके बोलते हैं कि भाई ये तो लोग पसंद कर रहे हैं। अरे पसंद तो करेंगे ही, ऐसे ही लोग, ऐसे ही तुम बनाने वाले, ऐसे ही पसंद करने वाले नालायक टाइप के लोग पसंद तो करेंगे ही वो। अभी कुछ लोग, जैसे मैं देख रहा था, ये इंडियाज़ गोट टैलेंट, इनको अभी पुलिस चली गई ना वहाँ पे, इस पर वो लगा दिया बंद। तो कुछ लोग फेवर में आ रहे हैं कि अच्छा ये इतने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, उन पर तो सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है और यहाँ जा रहा है, इसको बंद करा रहे हैं, वो तो मजाक था, वो तो ये था। ये मजाक के नाम पे जो स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा ना, ये देश को खराब कर देगा। ये मजाक ही खराब कर देगा देश को। ठीक है, तो इतनी भी स्वतंत्रता नहीं दी है संविधान ने कि आप इस आर्टिकल का यूज करके आप कुछ भी करो, किसी भी मनचाहे तरीके से आप पैसे कमाओ, कुछ भी बोल दो, चाहे संस्कृति हमारे देश की ताक पर क्यों ना लग जाए, है ना। ये सब गलत चीज़ें हैं। ठीक, और वो भी गलत चीज़ें हैं कि सर दूसरे केस हो रहे हैं, उन पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा। जाना चाहिए सरकार का ध्यान जाना चाहिए, उसको जो है तुरंत सोल्व करना चाहिए उस चीज़ को भी, लेकिन वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरती है। ठीक है, लेकिन जहाँ ये संस्कृति की बात आती है ना, तो वहाँ फिर न्याय प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ तो सीधे एक्शन हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर नियमों से चल रही ना चीज़ें। वहाँ तो अगर मान लो किसी ने क्राइम किया तो वहाँ पक्ष देखने पड़ते हैं कि किया है या झूठा फंसाया जा रहा है। समझ आई बात। लेकिन जब फंसते हैं तो सज़ा उनको भी मिलती है, इसमें कौन सा बड़ी बात है, उनको भी मिलती है सज़ा। तो संस्कृति को और ऐसी चीज़ों को जो दूसरे के मोरल्स, दूसरे के एथिक्स को हर्ट करता हो या देश को, दूसरे जनरेशन को दूसरी जगह लेके जाता हो ना, तो ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए बिल्कुल।
ये चीज़ें बढ़ती 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 इतनी बढ़ जाती है, फिर सब खत्म हो जाएगा। अभी देख रहे हो आप, पहले मूवीज में आई, फिर OTTs में आई, फिर वेब सीरीज में आई ये भाषा, और अब तो लाइव शो चलने लग गए सीधे के सीधे ही, खुल्लम खुल्ला ही बोला जा रहा है, अधिक की बात हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा लोगों को कुछ, क्योंकि वे पैसे कमा रहे इसलिए नहीं बोल पा रहे लोग, उनके उन्हें पसंद कर रहे हैं क्योंकि व्यूज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बेवजह की बात है। ये जो माइंड सेट बन गया ना हमारा कि कम व्यूज है तो अच्छा पढ़ाने वाला नहीं होगा, कम व्यूज है तो चैनल अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा व्यूज है तो ही चैनल अच्छा होगा, चाहे वो वल्गरिटी क्यों ना पेश कर रहा हो। ये मानसिकता इस देश को और हर आदमी को खराब कर देगी, खोखला कर देगी हर आदमी को, हर नागरिक को। आगे पढ़ लो। आर्टिकल 20 की बात करते हैं भाई। आर्टिकल 20 है, इसमें जो है मान लो किसी पर कोई मुकदमा चल रहा है, तो जब कोई पहला मुकदमा चल रहा है और कोई दूसरा क्राइम उसने कर दिया, तो फिर उस पर दूसरा मुकदमा नहीं चल सकता। मतलब धाराएं तो लग सकती है, लेकिन अगर वो दोषी है तो उसे जो है 2 सज़ा नहीं दी जा सकती, एक ही काम के लिए 2 सज़ा उसे नहीं दी जा सकती, ये आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है। अब मान लो उसने कई सारे क्राइम कर रखे और एक क्राइम में उसको फांसी की सज़ा हो गई, उस क्राइम में फांसी की सज़ा लिख रही थी कानून में, उसको फांसी हो गई, तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि एक बार फांसी हो गई फिर उसे फिर उतारो और फिर फांसी दो, क्योंकि दूसरे वाले भी क्राइम में फांसी लिख रही है, फिर उतारो फिर फांसी दो, तो एक क्राइम की उसे एक ही सज़ा मिलेगी। ठीक है जी, ये बार बार डिलीट हो जा रहे हैं। बात करते हैं 21 की। 21 में है जीने की स्वतंत्रता। जीने की स्वतंत्रता, तो जीने की स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि जीने के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए, जैसे खाना, पानी, हवा, ठीक है, गरिमापूर्ण जीने की स्वतंत्रता है, और यही गरिमापूर्ण मरने की स्वतंत्रता भी है। तो इसमें बहुत सारे कई बार मुद्दे भी उठते रहते हैं कि सर आत्महत्या करना फिर ठीक है क्या, अगर मैं अपनी मर्जी से करना चाहूँ, गरिमापूर्ण ही तो है वो, अगर कोई आदमी तड़प रहा है तो उसे वो बोलते नहीं यूथेनेशिया का इंजेक्शन दे देना चाहिए। ठीक है, तो वो अलग चीज़ें हैं, उस पर कभी डिस्कस चलता रहता है राजनीति में। फिर बात करते हैं जी आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में कहेगा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण यह है कि मान लो किसी ने अपराध कर दिया या पुलिस किसी को डाउट के बल पे उठा ले आई, ठीक, तो पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करे, और उसकी जो प्रक्रिया है, जो धारा है वो बने, और लोगों को भी ये अधिकार होता है कि अगर कोई पुलिस उसे लेकर के आ रही तो पहले वारंट मांगे, उससे दिखाए कि वारंट है क्या, अपने वकील से बात करे, वकील के अंडर में या लोगों के अंडर में सब कुछ करे। क्योंकि अगर पुलिस ऐसे ही उठाने लग गई तो अगर किसी की दुश्मनी होगी तो पुलिस तो सही ठीक जो है उसका हिसाब कर देगी ना बढ़िया से। समझ आई बात। तो आर्टिकल 22 ये अधिकार देता है, इसलिए नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को कि आपके पास क्या क्या अधिकार है। ये हो गया जी स्वतंत्रता का। अब बात करते हैं आर्टिकल 23 में। 23 में बोला गया कि बाल मजदूरी है, शोषण के विरुद्ध आगे बाल मजदूरी पर रोक, बाल मजदूरी पर रोक लगेगी, बाल मजदूरी नहीं की जा सकती 14 साल से नीचे बच्चों के लिए। ये एज भी पूछ ली जाती है 14 साल से नीचे के लिए। ठीक है, किसी फैक्ट्री वगैरह में बच्चे को काम नहीं दिया जाना चाहिए, उनसे काम, हाँ उनके खाने पीने का इंतजाम जरूर करना चाहिए। लेकिन एक आर्टिकल याद रखना भाई, बाद में जोड़ा गया था 21 शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 24 की। भाई ये सारी चीज़ मैं कोर्स में बहुत अच्छे से बताता हूँ, जो हमारा कोर्स है उसमें बहुत डिटेल में बताता हूँ। अभी तो मैं तुम्हें याद कराने के हिसाब से PDF दे दूँगा, वहाँ से पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ, जब कोर्स में लाइव क्लास चलेगी उसमें मज़ा आएगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो मुझे पता भी नहीं है कि आप लोग कहाँ तक देख रहे हो वीडियो को। आर्टिकल 24 की अगर मैं बात करूँ भाई, आर्टिकल 24 में रहेगा कि क्या था इसमें, बाल मजदूरी पर रोक। इसमें था किसी आदमी को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उल्टा लिख दिया मैंने शायद, ये उल्टा कर दिया मैंने, हाँ। आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक। ठीक है, और 24 में है जी बाल मजदूरी, बाल मजदूरी पर रोक, ध्यान रखोगे सभी, बाल मजदूरी पर रोक। फिर आर्टिकल 25 की बात करते हैं। आर्टिकल 25, इसमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, कोई सरकार किसी को ये नहीं कह सकती कि तू यही बन, तू यही बन, या तू इसी धर्म को अपना, वो आदमी की चॉइस होती है। फिर बात होता है आर्टिकल 26। अब वही बात आ जाती है, सर चॉइस हम कैसे डिसाइड करते हैं।
तो वो चॉइस डिसाइड होती है आपके ज्ञान के आधार पे, आपको कैसे एक्सपीरियंस हुए। ये इसी चॉइस का फ़ायदा उठाते हैं दूसरे लोग। इस चॉइस के नाम पे आपको गुटखा बेचने वाले, पान बेचने वाले, नशा की चीज़ बेचने वाले आपको ये कह करके कि आपकी चॉइस है, आपको नशे की लत लगा देते हैं। जुआ खिलवाने वाले आपको इस तर्ज पर कि आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्जी से जुआ खेल रहे हो, तो आप देखते होगे बैटिंग गेम्स के कितने ऐप है जो आपको कहते हैं कि ट्रेडिंग कर लो, ये कर लो, है ये ऐप डाउनलोड कर लो, आप करोड़पति बन जाओगे। चॉइस के नाम पे करवा देते हैं। चॉइस के नाम पर ही हमारी संस्कृति को टारगेट किया जाता है। कई बार लड़कियों के माइंड वॉश कर दिए जाते हैं कि आप अपनी मर्जी के नाम पर ये काम करो, और अगर कोई बोले तो बोलना कि हमारी मर्जी है, मर्जी से सारे काम होते हैं। तो इस मर्जी से ना माइंड वॉश होता है, ठीक है, ये हकीकत है, किसी को बुरा लगो या ना लगो। बात करते हैं 26 की। आर्टिकल 26 में भी यही बोला गया कि जो धार्मिक संस्थान है, धार्मिक संस्थान वगैरह पर आप जो है उनको मतलब सरकार की तरफ से कोई वो नहीं रहेगा, आप जो है चंदा वगैरह सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, धार्मिक संस्थानों का अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर बात आएगी आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में होगा कि धर्म के जितने मामले होते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सरकार उनसे टैक्स नहीं लेगी। जो धर्म के नाम पर चंदे आ रहे हैं उन पर टैक्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, उसके पीछे का कारण ये है कि वो पैसा जो है सामाजिक उत्थान के लिए लगता है। जैसे अगर मंदिर वगैरह में दान दिया जाता है, तो मंदिरों का जो दान है वो जानवरों की सेवा या मंदिर में भगवान की सेवा, है ना, इन चीज़ों पर यूज होता है। अगर इन चीज़ों पर यूज नहीं होता, वो किसी विशेष व्यक्ति को जाता, तो फिर उस पर टैक्स लगता। और अगर आप भी मान लो आप भी कमाई कर रहे हो और आप अपना पैसा, कुछ पैसा सामाजिक उत्थान के लिए लगा रहे हो, तो भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका टैक्स माफ़ हो जाएगा। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हैं मंदिर में कुछ लोग, धर्म के नाम पर पैसे कमाई बहुत करते हैं, ठीक। तो ये बात है कुछ अलग सी। आर्टिकल 28 की बात करें तो आर्टिकल 28 में भाई धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन संस्थानों में नहीं है। जैसे स्कूल वगैरह में धार्मिक शिक्षा, स्कूल वगैरह में जहाँ सरकार की वो चलती है वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आप धार्मिक शिक्षा जो है अपने घर में या अपने पर्सनल बलबूते पर दी जा सकती है, सरकार किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करेगी उस चीज़ को, ठीक। फिर अगला आगे जी आपका कला संस्कृति वाली चीज़। तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 में है कि अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपनी कला, अपनी भाषा, अपनी लिपि, इन सभी को बचाए रखने का अधिकार है सबके पास, सबके पास अधिकार है, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। और इसी मौलिक अधिकार के तहत इंडियाज़ गोट लेटेंट जो ये हुआ है, बंद हुआ है, क्योंकि संस्कृति को फॉलो करने वाले लोगों को ये चीज़ बेकार लगी है, उन्हें अपनी संस्कृति को बचाए रखने के तहत ही शिकायत की है। ओके भाई, ओके जी। आर्टिकल 30 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 क्या कहता है, जो अल्पसंख्यकों के स्कूल होते हैं, जैसे जैनियों के स्कूल सुने होगे, जैन कॉलेज इस प्रकार से नाम सुने होगे, तो जो अल्पसंख्यक होते हैं उन्हें अपने स्कूल, अपने कॉलेज, उनका प्रबंधन, स्कूल कॉलेज का प्रबंधन, उसकी व्यवस्था सब करने का अधिकार है आर्टिकल 30 के तहत। क्लियर होगी बात। बात करते हैं आर्टिकल 32 की। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, क्योंकि इसके तहत रिट जारी होती है, संरक्षण करती है सुप्रीम कोर्ट, और 5 प्रकार की रिट जारी होती है जी, 5 प्रकार की। तो ये था मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों की ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हो एक बार डिटेल में। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये टारगेट था जो आज पूरा हो गया तीनों क्लासों का। इंग्लिश भी पढ़ा दी मैंने तुम्हें, GK पढ़ा दी, और मैथ्स के सवाल दिए थे। मैं आपको 2 ही क्लास दिया करूँगा, इंग्लिश और GK। इंग्लिश में आपके 10-20 वर्ड्स दूंगा जिससे कि एक फ्लो बना रहे आपका, और GK को मैं आपको सिखाऊंगा। मैथ्स पे मेरा विशेष फोकस रहेगा, 1 बाय 1 आपको डे वाइज आपको वीडियोस मिलती रहेगी। टारगेट में आपको बताता रहूँगा। CGL 2025 एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। जिसको प्रॉपर कोर्स ही चाहिए, लाइव सेशंस चाहिए पूरा, तो वो कोर्स के बारे में कमेंट कर सकता है, मैं उसकी जानकारी दे दूँगा, ठीक है, जब भी कोर्स शुरू होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहो भाई CGL एग्ज़ाम को टारगेट करके। अब दिन 120 बचे हैं, ये एक दिन ख़त्म हो गया, अब कल 119 दिन बच जाएंगे, ठीक है। चलो वीडियो को एंड करता हूँ मैं। जो लोग यहाँ तक लास्ट तक जुड़े रहे होंगे ना, बहुत सारी बातें समझ में आई होगी, इनको रिवीजन कर लेना, एक बार PDF को पढ़ लेना। थैंक यू एवरीवन।